हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम पहला पार्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मेंडल की जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें पता होना चाहिए मेंडल की बायोग्राफी। ठीक है, मेंडल की बायोग्राफी हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास मेंडल भाई साहब थे, ठीक है, जो हमारे पास मेंडल भाई साहब थे ये कब पैदा हुए हैं? ये पैदा हुए हैं जुलाई 22 1822 में। कहाँ पे? सिसिलियन विलेज, जो कहाँ पे है? हैंजेंडॉफ, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, यहाँ पे पैदा हुए हैं। कौन? जो हमारे पास मेंडल है। इसका पूरा नाम ये है। ठीक है, तो जो हमारे पास मेंडल भाई साहब है ये कब पैदा हुए हैं? 22 जुलाई 1822 में ये पैदा हुए हैं। और कहाँ पे? सिसिलियन विलेज में। जो मेंडल था ये एक पुअर फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता था। पुअर फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता था। और इसका बचपन से ही इंटरेस्ट किस में था? एक तो मैथमेटिक्स में और प्लांट्स में। इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। किसका? मेंडल का। ठीक है, और इसके बाद इसने 1843 में, ठीक है, 1843 में इसने मोनेस्ट्री ज्वाइन की। ठीक है, अगस्टीनियन मोनेस्ट्री इसने ज्वाइन की, सेंट थॉमस की। ठीक है, जहाँ पे इसने रिलीजियस तालीम हासिल की और इसको वहाँ पे अपॉइंट क्या किया गया फिर? एज अ प्रीस्ट, वायर ही वॉज लेटर ऑर्डेन्ड एज अ प्रीस्ट। ठीक है, इसको फिर वहाँ पे क्या है? अपॉइंट किया गया प्रीस्ट की तरह। ठीक है, मतलब अपॉइंट किया गया प्रीस्ट। 1843 में इसने मोनेस्ट्री ज्वाइन की, वहाँ पे रिलीजियस तालीम वगैरह पढ़ी और वहाँ पे ही प्रीस्ट बन गया। ठीक है, अपॉइंट किया गया। अब जो इसकी एजुकेशन है, ठीक है, इसकी जो एजुकेशन है इसने यूनिवर्सिटी ऑफ वीना में की है। यूनिवर्सिटी ऑफ वीना, जहाँ पे इसने फिजिक्स पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा और नेचुरल साइंस। ठीक है, ये चीज़ें इसने कहाँ पे पढ़ी? यूनिवर्सिटी ऑफ वीना में। ये तालीम इसने कब हासिल की? 1851 से लेके 1853 तक। ठीक है, ये इसने तालीम हासिल की। किसने? मेंडल भाई साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ वीना में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस पढ़ा 1851 से लेकर 1853 तक। ठीक है, इतना आया समझ? अब हम आते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखेंगे इसका साइंटिफिक वर्क। इसने कौन कौन सा काम किया? इसने कौन कौन सा काम किया है? ठीक है, जो मेंडल था इसने एक्सपेरिमेंट किया। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? गार्डन पी पे, जिसे हम कहते हैं पाइसम स्टाइवम। ठीक है, इसने इस पे क्या किया? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया 1850 से लेकर 1856 से लेकर 1863 तक। कहाँ पे? मोनेस्ट्री गार्डन में। मोनेस्ट्री गार्डन में। ठीक है, साइंटिफिक वर्क में क्या आता है? इसने एक्सपेरिमेंट किया गार्डन पी पे 1856 से लेकर 1863 तक, यानी 7 साल तक इसने ये एक्सपेरिमेंट। ईयर इसका कितना था? 1856 से 1863, यानी 7 साल इसका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ईयर कितने थे? 7 साल। ठीक है, और इसने अपना पब्लिश कब किया वर्क? 1860। ठीक है, 1866 में इसने पब्लिश किया अपना वर्क। पब्लिशड कब किया? 1866 में, एज अ पेपर टाइटल्ड, जिस पेपर का क्या नाम था? एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये इस पेपर का टाइटल था।
जो इसने अपना काम ये पब्लिश किया 1866 में। उस पेपर का टाइटल क्या था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? लेकिन जो हमारे पास ये मेंडल भाई साहब थे, जब तक ये इस दुनिया में थे, इसके काम को कोई नोटिस ही नहीं किया गया, यानी इसके काम को देखा नहीं गया। ठीक है। इसके काम को अप्रिसिएशन ही नहीं मिली। ठीक है। जब ये जिंदा था, इसने अपने काम को पब्लिश किया, लेकिन इसके काम को नोटिस नहीं किया गया, इसके काम को अच्छी तरह से देखा नहीं गया। फिर इसको बताया जाता, आपको हम कौन सा दर्जा देंगे? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है। लेकिन इसके काम को इतना नोट से नहीं किया गया। इसको ये सारा कुछ मतलब जब तक ये जिंदा था ये इसका काम अननोटिस्ड रहा। ठीक है। इसके काम को देखा ही नहीं गया। और फिर तो इसके जो लाइफ टाइम में हम क्या लिख सकते हैं? हिज वर्क वेंट अननोटिस्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अननोटिस्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ऐसे समझो इसने जी मन लगाकर, ठीक है, ये सारा एक्सपेरिमेंट्स करे इस पायसम स्टाइवम पे, लेकिन इसके काम को कोई अप्रिसिएशन मिला ही नहीं, इसके काम को नोट से नहीं किया गया जब तक ये इस दुनिया से चले गए। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1900 में इसके काम को रिडिस्कवर किया गया। ठीक है। 1900 में इसके काम को रिडिस्कवर किया गया 3 साइंटिस्ट्स ने। ठीक है। 3 साइंटिस्ट्स ने, जिनके नाम क्या थे? एक था कार्ल कॉरेंस, दूसरा था ह्यूगो डिवरीज, और हमारे पास ऐसे थे एरिच वॉन। ठीक है। इन 3 लोगों ने इसका काम क्या किया? रिडिस्कवर किया। ठीक है। किन 3 लोगों ने? इन 3 साइंटिस्ट्स ने इसका काम रिडिस्कवर किया। जो ही रिडिस्कवर किया, फिर मेंडल को आज के दौर में हम कैसे रिकॉग्नाइज मतलब कैसे क्या मतलब कैसे जानते हैं? हम इसे बताते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, और मेंडल इज नाउ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फिर इसको क्या दर्जा दिया गया मेंडल को? जब इसका काम रिडिस्कवर हुआ 1900 में, इसे क्या बताने लगे? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। लेकिन जब ये बेचारा जिंदा था, तब इसको पता ही नहीं था मेरे काम को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है। इतना ज़्यादा मुझे फिर ये बताया जाएगा मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है। लेकिन ये बेचारा मर गया था, इस दुनिया से चला गया था। फिर इसका काम डिस्कवर हुआ। ठीक है। नए से रिडिस्कवर किया गया इसके काम को। फिर ये सारा कुछ देख के इसका काम, अरे इसने तो बढ़िया काम किया है, फिर इसको क्या नाम दिया गया? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। इतना आया समझ? अब हम देखेंगे जो हमारे पास मेंडल भाई साहब थे, इसने पी प्लांट ही क्यों लिया? ठीक है। ये तो कोई और प्लांट भी ले सकता था। एक सेकंड रुको, ऐसी ऐसी एक सेकंड ऐसे ही रुको। तो कहाँ पे थे हम? इसके काम को रिकॉग्निशन मिली इसके मरने के बाद। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे पास ये मेंडल भाई साहब थे, इसने पी प्लांट ही क्यों लिया? ठीक है। पायसम स्टाइवम ही क्यों लिया? ये कोई और प्लांट भी ले सकता था। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? वाई मेंडल चूज पी प्लांट। इसने पी प्लांट ही क्यों चूज किया? पहली बात, ठीक है, इसकी डिस्टिंक्टिव वेराइटीज है। ठीक है। डिस्टिंक्टिव वेराइटीज है, लेकिन उसके साथ साथ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है। ठीक है। जैसे कोई टॉल है, कोई डिवॉर्फ है, ठीक है, कोई येलो है, कोई ग्रीन सीड्स है। ठीक है। एक तो डिस्टिंक्टिव वेराइटीज है विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, डिस्टिंक्टिव वेराइटीज विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है।
एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, शॉर्ट लाइफ साइकिल है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ ही मंथ्स में पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जिससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सेवरल जनरेशन, ठीक है। एक तो होता 1-2 साल एक लाइफ साइकिल को लगते, ठीक है। तो कितना समय इसको लगता है, इसने 7 6 7 साल 7 साल इसने एक्सपेरिमेंट किया, तो 2-3 महीने का एक लाइफ साइकिल होता। तो सोचो एक साल में अगर हम अप्रोक्सीमेट ले, ठीक है, 3-3 लेके, तो 4 लाइफ साइकिल ये देखता था। तो 7 साल में कितने हुए, कितने हुए, 4 4 7 हज़ार कितना हुआ, अरे यार भूल ही गया मैं। अरे कितना 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 हुआ, मुझे तो टेबल भी याद नहीं है, कितना हुआ, जल्दी बताओ यार, मैं भूल गया कितना हुआ, मैं वाकई में भूल गया। तो 28 साइकिल्स इसने देखे, ठीक है। मैं नहीं भूल गया था, मैं देख रहा था, आपको याद है 4 × 7 कितना हुआ, ठीक है, 28 हुआ ना। ये किस कौन बोल सकता है यार, कौन बोल सकता है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, तो इसका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता, 2-3 महीने का होता है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट 3 महीने का ले, तो एक साल में ये 4 लाइफ साइकिल देख सकता है, तो 7 साल में 28 लाइफ साइकिल्स, ठीक है। तो कितने सारे जनरेशन्स इसने ऑब्जर्व किए होंगे पी प्लांट के। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मेंडल ने क्यों चूज किया पी प्लांट, एक तो डिस्टिंक्टिव वेराइटीज है विद कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, और इसके साथ साथ शॉर्ट लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। जिससे क्या हुआ, अलाउड ऑब्जर्वेशन ओवर सेवरल जनरेशन, ऑब्जर्वेशन ओवर सेवरल जनरेशन, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हुए। तीसरा पॉइंट इसका है सेल्फ पोलिनेटिंग है, ठीक है। इनका नेचर क्या है, सेल्फ पोलिनेटिंग, सेल्फ पोलिनेटिंग नेचर। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस पोलिनेट भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है, मैनुअली क्रॉस पोलिनेट भी कर सकते हैं। सेल्फ पोलिनेटिंग नेचर, बट इजी टू क्रॉस पोलिनेट मैनुअली, ठीक है। ये क्या हुआ, 3 पॉइंट, ठीक है, इतना आया समझ। और एक और पेज में ऐड करता हूँ, 2 पेज में ऐड करता हूँ, ऐसी ऐसी रुकना, ये स्क्रीन ब्लैक होगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, इधर ही रुकना, इधर इधर ही रुकना आप लोग, ये स्क्रीन ब्लैक होगी, आपको कहीं भी नहीं जाना। और 2-3 पेज में ऐड करता हूँ इसीलिए, हाँ देखो आ गया मैं वापस। तो कहाँ पहुँचे हम, ठीक है, 3 पॉइंट्स हुए। अब चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पर क्रॉस फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। यानी एक क्रॉस से हमें बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, बहुत सारे सीड्स मिलते हैं, जिससे मेंडल को किस में मदद मिलती थी, एनालिसिस करने में, ठीक है। जब इसके पास बहुत सारा डेटा होता था, ठीक है, बहुत सारा डेटा मिलता था, और आसानी से ये फिर डिस्टिंग्विश कर पाता था, ठीक है, ट्रेड्स में डिस्टिंग्विश कर पाता था। तो इससे भी मतलब इसने क्यों पी प्लांट चूज किया, क्योंकि एक क्रॉस से इससे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स मिलते थे, ठीक है, जिससे इससे इसको किस में आसानी होती थी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। तो हम क्या लिख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पर क्रॉस, ठीक है, large number of offsprings per cross for statistical analysis, statistical analysis, ठीक है। एक तो हुआ इसको कुछ ही ये क्रॉस करता, और इसको कुछ ही सीड्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको इसके बाद डेटा ही नहीं आता, ठीक है। अब इसको एक क्रॉस से बहुत सारा डेटा मिल रहा है ना। तो सोचो बहुत सारे क्रॉस करके इसको कितना डेटा मिलता था,
उससे आराम से चीज़ों को देखता था, चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, फिर कंक्लूजन पे आता था। ठीक है, फिर ये हम इसने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। कैसे बताई? जब इसको बहुत सारा डेटा इसको मिला। ठीक है, जब इसने सारे डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, ठीक है, फिर इसने कंक्लूजन में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। तो इसीलिए इसने पी प्लांट चूज किया, क्योंकि हर क्रॉस से इससे क्या मिलते थे? बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स, यानी बहुत सारे सीड्स इसको मिलते थे। इसके साथ साथ एक तो इजी कल्टीवेशन है इसकी, और मेंटेनेंस, इजी कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस, इजी कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इतना आया समझ? अब जो हमारे पास मेंडल था, इसने कौन कौन से कैरेक्टर स्टडी किए? कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाते हैं। ये कैरेक्टर है, ठीक है, ये इसका डोमिनेंट ट्रेट है, ये इसका रेसेसिव है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, इसने 7 कैरेक्टर पढ़ाए हमें, और ये 7 कैरेक्टर इसने पढ़े। ठीक है, लेकिन इसने हर एक कैरेक्टर इंडिविजुअली पढ़ा। ये नहीं कि इसने एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ पढ़ा, इसने सातों के सातों कैरेक्टर अलग अलग पढ़े। ठीक है, फिर इसने इनको कंबाइन किया, यानी हम ऐसे कह सकते हैं, पहले पहले इसने इन सारों को कैसे पढ़ा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह। ठीक है, मोनोहाइब्रिड में हम एक ही कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, फिर इसने जब ये सातों के सातों कैरेक्टर पढ़े, फिर इसने इनको कंबाइन किस में किया? डायहाइब्रिड क्रॉस में। ये नहीं आप कह सकते हो इसने पहले ही डायहाइब्रिड क्रॉस किया फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नहीं, इसने सारे कैरेक्टर्स इंडिविजुअली पढ़े। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है? पहले ही आता है स्टम हाइट। पहले क्या आता है? स्टम हाइट। तो डोमिनेंट क्या है? टॉल, और रिसेसिव क्या है? डिवॉर्फ। ठीक, फिर आता है हमारे पास सीड शेप और सीड कलर। ठीक है, ऐसे याद रखो। स्टम हाइट याद रखा, इसको पहला कैरेक्टर समझ के रखो। ठीक है, टॉल और डिवॉर्फ। फिर हमारे पास सीड शेप में आता है राउंड और रिंकलड, राउंड, और आता है हमारे पास रिंकलड। ठीक है, सीड कलर में हमारे पास आता है येलो और ग्रीन। सीड शेप आया, फिर इसके बाद क्या आता है? पॉड शेप, पॉड शेप और पॉड कलर। फिर ऐसे ही हमारे पास फ्लावर, फ्लावर की शेप, हाँ यहाँ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, और फ्लावर का कलर। स्टम हाइट, टॉल और डिवॉर्फ, सीड शेप राउंड और रिंकलेड, सीड कलर येलो और ग्रीन। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पॉड शेप। ठीक है, सीड कलर येलो और ग्रीन, पॉड शेप अगर हम देखेंगे तो ये क्या आता है? पॉड शेप में हमारे पास ये यहाँ पे, ठीक है, एक आता है इन्फ्लेटेड और आता है कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, पॉड कलर में हमारे पास जो सीड कलर है इसका उल्टा आता है, ग्रीन और येलो। इसको ऐसे याद रखना। ठीक है, फिर हमारे पास जो फ्लावर की पोजीशन है, एक तो आता है एक्शन और आता है टर्मिनल, और फ्लावर कलर आता है वाइट और वायलेट और वाइट। ये किसने स्टडी किए थे? मेंडल ने ये कैरेक्टर स्टडी किए थे। ठीक है, एक तो स्टम हाइट जिसमें डोमिनेंट टॉल है। ठीक है, ये ट्रेट की बात हो रही है, डोमिनेंट ट्रेट पहले ही मैंने बताया, लिखा नहीं मैंने। ठीक है, मैंने आपको बताया। रिसेसिव ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट टॉल आता है, रिसेसिव ट्रेट डिवॉर्फ होता है। ठीक है, सीड शेप में डोमिनेंट राउंड होता है, रिसेसिव रिक्लेड होता है। सीड कलर में येलो होता है, डोमिनेंट ग्रीन होता है, रिसेसिव। पॉड शेप में इन्फ्लेटेड डोमिनेंट और रिसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट और रिसेसिव येलो होता है। ऐसी फ्लावर पोजीशन में एक्चुअल डोमिनेंट, टर्मिनल रिसेसिव होता है। फ्लावर कलर में वायलेट डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है? वाइट होता है। और ये सारी कैरेक्टर, सारे कैरेक्टर जो है ये इसने इंडिविजुअली पढ़े। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़े। अब हम लॉ पे आते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, जो क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मैंने ऑलरेडी
इसका टाइटल लिख के रखा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब सही है। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, इसका जो हमारे पास दूसरा नाम है वो क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो हम क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है किसका, मेंडल का। तो जो हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये क्या बताता है हमें, ये बताता है जब गैमेट्स बन जाते हैं, व्हेन गैमेट्स आर फॉर्मड। पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, आप इसे नोट करना। व्हेन गैमेट्स आर फॉर्मड, ठीक है, व्हेन गैमेट्स आर फॉर्मड द टू अलील्स responsible for a trait, ठीक है, responsible for a trait separate, यानी सेपरेट यानी सेग्रीगेट हो जाते हैं from each other और and each gamete receives a या only one of the two alleles। ठीक है, अब अलील, जीन, ठीक है, ये वगैरह जो है इसमें बहुत सारों को कन्फ्यूजन होता है, अलील क्या है, जीन क्या है, ठीक है, या एक और टर्म आती है लोकस। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, बहुत सारों को ये मन ही मन में वो कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अगर आपने 12th में जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो आपके टीचर ने बताया होगा अलील किसे कहते हैं, जीन किसे कहते हैं। ठीक है, जो हमारा दूसरा क्लास होगा, पहले के कुछ 10-15 मिनट्स में आपको सिर्फ यही समझाऊंगा, अलील, ठीक है, जीन, ये वगैरह ये क्या होते हैं। इस टाइम आप इतना याद रखो, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये हमें बताता है जब गैमेट्स, ठीक है, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, जो दो अलील्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर ए ट्रेट, ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और हर एक गैमेट रिसीव करता है सिर्फ एक अलील। ठीक है, यानी हर एक गैमेट में एक ही अलील आता है, दो अलील्स में एक अलील आता है। ये आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो, रुको ऐसे भी हम लिखेंगे, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं ये सेग्रीगेट होते हैं। फैक्टर्स पता, फैक्टर्स जीन को मेंडल, जो हमारे पास मेंडल था, ठीक है, मेंडल बाय था, ये जीन को फैक्टर बताता था। ठीक है, इतना तो पता होगा ना। गैमेट फॉर्मेशन के समय जो हमारे पास फैक्टर्स है, ठीक है, जो हमारे पास फैक्टर्स है ये सेग्रीगेट होते हैं, और फिर ये जो हमारे पास प्रोजेनी होती है, ठीक है, जो हमारे पास प्रोजेनी होती है उसमें ये फिर कंबाइन हो जाते हैं। ये मैं अभी आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, फैक्टर सेग्रीगेट एंड अगेन कंबाइन इन प्रोजेनी। ठीक है, जो हमारे पास पहली जनरेशन होती है उसमें और कंबाइन हो जाते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम फैक्टर सेग्रीगेट होते हैं और ये कंबाइन होते हैं प्रोजेनी में। ठीक है, और ड्यूरिंग सेग्रीगेशन इट्स पॉसिबल ईच गैमेट रिसीव वन आउट ऑफ पेयर। ठीक है, और सेग्रीगेशन के समय, ड्यूरिंग सेग्रीगेशन इट्स पॉसिबल each gamete receive one out of the pair। सेग्रीगेशन के समय क्या होता है, हर गैमेट मतलब एक पेयर में, ठीक है, वन आउट ऑफ द पेयर। ठीक है, पेयर में दो होते हैं तो दो में से उसको एक ही मिलता है, हर किसी गैमेट को दो में से एक ही मिलता है। जो मैंने आपको कहा, गैमेट, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है, व्हेन गैमेट्स आर फॉर्मड, ठीक है, जो हमारे पास अलील्स होते हैं, ठीक है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रेट के लिए, वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं यानी सेग्रीगेट हो जाते हैं, और हर एक गैमेट को एक अलील मिलता है, दो में से एक अलील मिलता है, दो में से एक अलील मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल लो कि हमारे पास टॉल है, क्रॉस किससे करेंगे, डिवॉर्फ से
क्रॉस करेंगे, यानी टी 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 जी, ठीक है। जो हमारे पास टॉल होता है ये टी होता है, ठीक है। डिवाब जो होता है ये स्मॉल टी होता है, ठीक है। तो टॉल हमने क्या लिया, अभी अभी ये भी मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अभी मैं ये भी नहीं लिखता हूँ, अभी इसको रहने दो, इसे रहने दो, इसे रहने दो, 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 ठीक है। इसे रहने दो, बिल्कुल रहने दो। कलर मुझे पिक करने दो, ये ठीक है। ये टॉल है, ठीक है। जो अलील्स होते हैं ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये टॉल के, ठीक है, फैक्टर्स है यानी जीन्स है। और इसका मैं क्या कलर लूँ, येलो लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास डिवॉफ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दो है, ठीक है, इसमें भी दो है। इसमें कौन कौन सा है, ये वाला ग्रीन मैंने चूज़ किया था यहाँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला शायद यही वाला है शायद, ठीक है। ये दो, और इसमें ये एक, और ये एक, ठीक है। अब जो हमारे पास F1 जनरेशन होगी, ठीक है, पहली प्रोजेनी होगी इससे और इससे, ठीक है। यानी एक ये वाला आएगा और ये वाला आएगा, जो हमारे पास F1 जनरेशन होगी। जो हमारे पास F1 जनरेशन होगी ये क्या होगी, टॉल। क्योंकि डोमिनेंट कौन है, अभी मैंने बताया, अभी मैंने पीछे बताया, स्टम हाइट में डोमिनेंट ट्रेट कौन सा होता है, टॉल वाला होता है। तो एक टॉल वाला, एक आया डिवॉफ वाला, लेकिन डोमिनेंट कौन हो जाएगा, ये वाला डोमिनेंट हो जाएगा। तो F1 जनरेशन जो हमारे पास होगी ये टॉल वाला होगा, जिसमें दोनों जीन्स होंगी, ठीक है। यानी जिसमें दोनों अलील्स होंगे। जीन्स 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 मत या ये जो फैक्टर्स मैं आपको कह रहा हूँ, यानी फैक्टर्स, मेंडल ने कौन सा नाम दिया था इसको, फैक्टर्स का नाम दिया था, ठीक है। तो मैं हमारा जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है नए से समझो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाओ। हम ऐसे समझो, जो मैंने आपको बताया। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जब गैमेट्स बन जाते हैं, ठीक है। जब गैमेट्स बन जाते हैं दो हमारे पास अलील्स होते हैं, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेड के लिए, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेड के लिए, ये क्या हो जाते, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते। और हर एक गैमेट को एक अलील मिलता है, ठीक है। दो में से एक ही अलील मिलता है, हर एक गैमेट को दो में से एक ही अलील मिलता है। तो यहाँ पे दो, ठीक है, एक मिला, यहाँ पे दो, एक मिला, ठीक है। इतना आया समझ। तो जो हमारे पास पहली जनरेशन होगी वो क्या होगी, टॉल होगी। और इसमें कौन कौन से हैं, एक डोमिनेंट वाला है, एक रिसेसिव वाला है, ठीक है। और जो ये वाले क्या है, ये टॉल है। ये हमारे पास क्या है, पोलर। नए से समझाता हूँ। मैंने क्या बताया, जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो जो हमारे पास दो अलील्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया, मैं कल के लेक्चर में जो हम दूसरा लेक्चर देंगे उसमें मैं पहले आपको बताऊंगा अलील्स और जीन्स में क्या फ़र्क है, ठीक है, यानी फैक्टर्स और अलील्स में क्या फ़र्क है, या मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास एलील्स होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेड के लिए, जो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और हर एक गैमेट रिसीव करता है ओनली वन ऑफ द टू अलील्स। अब इसको ऐसे ही समझो, ठीक है। हमारे पास टॉल के पास दो अलील्स हैं, ठीक है, टॉल के पास दो अलील्स हैं, और डिवाफ के पास दो अलील्स हैं, ठीक है। जब हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन हुई तो हर एक गैमेट को एक अलील मिलता है, देखो इसमें से एक अलील मिला, इसमें से एक अलील मिला, ठीक है। और हमारे पास जो पहली जनरेशन आई, ठीक है, F1 पहली जनरेशन आई, वो हमारे पास टॉल आई, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वाला डोमिनेट हो जाएगा, टॉल वाला डोमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आया समझ। इतना याद रखो यार, सिंपल सी भाषा में याद रखो। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, व्हेन गैमेट्स आर फॉर्मड, तो जो हमारे पास अलील्स होते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बताओगे इतना क्यों समझा रहे हो। जो हमारे पास अलील्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेड के लिए, ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे के साथ।
और सेपरेट होने के बाद हर एक, ठीक है, हर एक गैमेट को एक ही अलील मिलता है, दो में से एक अलील मिल जाता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका मतलब है जो हमारे पास अलील्स है ये ब्लेंड नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। देखा, ये एक दूसरे से मिलते हैं, नहीं मिल जाते हैं, ठीक है। यानी वो डिस्टिंक्ट रहते हैं, वो अलग ही रहते हैं और प्योर रहते हैं, ठीक है। इवन आफ्टर जनरेशंस पे जनरेशंस, कितनी भी जनरेशंस हो, जो हमारे पास अलील्स होते हैं, एक तो ये ब्लेंड नहीं होते, ठीक है। जो हमारे पास अलील्स होते हैं एक तो ये ब्लेंड नहीं होते, और उसके साथ साथ ये हमेशा डिस्टिंक्ट रहते हैं, प्योर रहते हैं, इवन आफ्टर जनरेशंस, ठीक है। कितनी भी जनरेशंस कर लो, अलील्स कभी भी एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होते हैं। इतना याद रखा, इतना याद रखा होगा आपने, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगा और मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम सीधा आएंगे, किस पे आएंगे, जीन और अलील के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। सीधा किस पे आएंगे हम, जीन और अलील के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। मैं आपको बताऊंगा जीन और अलील, फिर उससे आगे हम मोनोहाइब्रिड को कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना, जीन और अलील में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखो। किसकी एक्सप्लेनेशन, जो हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी ये हमें बताता है हर कोई कैरेक्टर कंट्रोल किससे होता है, बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स। हर कोई कैरेक्टर, थोड़ा थोड़ा मैं लिखता हूँ, ऐसे ही याद रखो, ऐसे ही लिखना खुद ही अपनी भाषा में। एवरी कैरेक्टर कंट्रोलर बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स। एक पेयर में कितने होते हैं, दो, ठीक है। हर कोई कैरेक्टर कंट्रोल होता है पेयर ऑफ फैक्टर्स। और गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं, ठीक है, ताकि हर एक गैमेट के पास एक फैक्टर चला जाए, ठीक है। हर एक गैमेट के पास एक फैक्टर चला जाए फॉर ईच ट्रेट, यानी आप क्या लिखोगे, डूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं ये सेपरेट होते हैं, सो डैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन फैक्टर फॉर ईच ट्रेट, ठीक है। ये नहीं कि दोनों फैक्टर्स एक ही गैमेट में चले जाएंगे, ठीक है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सिर्फ एक ही फैक्टर चला जाता है, ठीक है, एक ही फैक्टर चला जाता है, सो डैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन फैक्टर फॉर ईच ट्रेट, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो ये दो फैक्टर्स होते हैं ये रिकम्बाइन होते हैं और रेस्टोर करते हैं द पेयर इन द जाइगोट। क्या आप लोगों ने कुछ सुना, मेरी आवाज़ तो नहीं सुनी आपने। ये बुला रहे थे, कुछ कह रहे थे, और हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मैंने क्या बताया, हर कोई कैरेक्टर कंट्रोल किससे होता है, बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। हर कोई कैरेक्टर कंट्रोल होता है बाय पेयर ऑफ फैक्टर्स। दूसरी बात मैंने बताई, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये दो फैक्टर्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। दो फैक्टर जो हमारे पास होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, और ताकि हर गैमेट को एक ही फैक्टर मिले, ठीक है, फॉर ईच ट्रेट। ईच गैमेट कैरीज ओनली वन फैक्टर फॉर ईच ट्रेट। और फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान जो हमारे पास ये फैक्टर्स होते हैं ये रिकम्बाइन होते हैं और रेस्टोर करते हैं पेयर इन द जाइगोट, ठीक है। इतना आया समझ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब इसकी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देखो। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, जो मेंडल भाई साहब जिसे फैक्टर कहते हैं उसे हम आजकल के दौर में जीन कहते हैं, ठीक है। मेंडल भाई साहब जिसे फैक्टर कहते हैं आजकल के दौर में उसे हम जीन्स कहते हैं, जो कहाँ पे लोकेट होता है, क्रोमोसोम पे, इतना सा पता है ना। और ऑल्टरनेटिव फॉर्म जीन का जो होता है उसे हम अलील्स कहते हैं, ठीक है। जो मैं आपको अभी समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा जीन और अलील किसे कहते हैं। और जो सेग्रीगेशन है ये कब होती है, मियोसिस के टाइम पे होती है, ठीक है। स्पेसिफिकली एनाफेज फर्स्ट, जब होमोलॉग्स क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये इतना याद रखो। असल में ज़्यादा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन, और इसके साथ साथ एक
दो एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे नहीं जाएंगे, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम टच ही नहीं करेंगे। हम सीधा आएंगे एक शानदार टॉपिक पे, ठीक है, वरना हम किस पे आते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम आपको एक शानदार सा टॉपिक बताने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एंड एलील। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो पढ़ो, फिर उनके लिए भी अच्छी बात होगी। जिनको नहीं पता है वो भी पढ़ो, जिनको पता है वो भी पढ़ो, ठीक है। क्या बता, मैं कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं, जहाँ अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता था तो ज़रूर नीचे टाइप करके लिखना, ठीक है, ताकि मैं पढ़ पाऊँ। तो हम किस पे आएंगे, एक शानदार टॉपिक पे। पहले हम देखेंगे जीन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ जीन, जीन क्या है। उर्दू मुझे नहीं आती, जीन क्या है। ऐसी कुछ पता नहीं है, ऐसी कुछ लिखते हैं। जीन किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम, ठीक है, एक सेल को लेते हैं। अब आपको पता ही है, अब जो हमारे पास इसमें जीन्स हैं, कैसे जीन्स हैं, ये लो एक तरह का जीन, ठीक है। ये लेते हैं हम दूसरे तरह का जीन जो कि नज़र नहीं आएगा, जो कि हम लाल रंग से बनाते हैं, ये दूसरे कलर का जीन, ठीक है। और ये वाला जीन जो हमारे पास है ये किसके लिए है, हाइट के लिए, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये शेप के लिए, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वाले हैं, ठीक है, इसमें जो हमारे पास टी वाला जीन है ये किसके लिए है, इंफॉर्मेशन फॉर वन ट्रेट, ठीक है। ये वाला जीन एक ट्रेट के लिए बना है, और ये वाला जीन भी सिर्फ एक ट्रेट के लिए बना है, इसके पास भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ एक ट्रेट के लिए, इतना याद रखो। और ये वाला जीन जो है टी, ये टॉलनेस के लिए है, ठीक है, टॉलनेस 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 जो भी बताओगे, ठीक है। टी, और जो हमारे पास स्मॉल टी वाला है ये किसके लिए है, डिवॉर्फनेस, ठीक है। और फिर हमारे पास और दो तरह के हैं, ये भी एक ही ट्रेड को, ये भी एक ही ट्रेड के लिए, ये यानी ये भी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही ट्रेड का रखता है। और जो स्मॉल और है ये भी सिर्फ इंफॉर्मेशन एक ही ट्रेड के लिए रखता है, ठीक है। और ऐसे मानो राउंड के लिए है और ये रिंकलड के लिए है, ठीक है, ऐसे समझते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास जीन है, इतना आया समझ। अब हमारे पास एक जीन जो है ये एक ही इंफॉर्मेशन रखता है, यानी एक ट्रेड के लिए इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे हमारे पास टी है, इंफॉर्मेशन फॉर वन ट्रेड, ऐसी जो हमारे पास स्मॉल टी है ये भी सिर्फ इंफॉर्मेशन रखता है एक ही ट्रेड के लिए। ये नहीं बता सकते हो आप जो हमारे पास कैपिटल वाला टी है ये टॉलनेस भी है डिवार्फनेस भी है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जीन कहाँ है, थोड़ी जीन है, एक जीन सिर्फ एक चीज़ की इंफॉर्मेशन रख सकता है। यानी जो हमारे पास टॉल वाला जीन है ये सिर्फ एक ट्रेड के लिए, स्मॉल टी है जो ये भी सिर्फ एक ट्रेड के लिए, जो मैंने आपको बताया टॉलनेस डिवार्फनेस, ऐसी मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली, आर कैपिटल आर राउंड के लिए, स्मॉल आर रिंकलेड के लिए, इतना आया समझ। अब अगर मैं बताऊं ये वाला जीन और ये वाला जीन, ठीक है, ये जीन तो एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, दोनों हाइट के लिए, ठीक है। अब एक टॉलनेस के लिए एक डिवार्फनेस के लिए, ये क्या हुआ, वन कैरेक्टर, लेकिन दो जीन्स हैं,
ठीक है, कैरेक्टर एक है लेकिन दो जीन्स है। ऐसे ही टी एंड टी ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं आप बताऊं टी एंड आर, ये क्या है, अनरिलेटेड है। क्योंकि टी और टी ये दोनों एक कैरेक्टर के लिए है। ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए है, दो जीन है लेकिन एक ही कैरेक्टर के लिए। एक ट्रेट टॉलनेस है, दूसरी ट्रेट डिवाफनेस है। ठीक है, दोनों हाइट के रिलेटेड है, तो हम इसे एक कैरेक्टर कहते हैं और इसमें दो जीन्स हैं, तो हम इसे रिलेटेड कह सकते हैं। लेकिन एक टॉलनेस के लिए और राउंडनेस के लिए तो ये एक दूसरे से क्या है, अनरिलेटेड है। ये एक दूसरे से क्या है, अनरिलेटेड है। जैसे ये यहाँ पे दो जीन्स है, एक टॉलनेस एक डिवॉफनेस के लिए। ऐसे ही हमारे पास राउंड ये रिंकलड के लिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम लेते हैं जैसे वाई वाई, ये यहाँ पे ए। ठीक है, अब देखो जीन आया समझ। जीन जो हमारे पास है ये इंफॉर्मेशन रखता है एक ट्रेट के लिए। ठीक है, और एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होते हैं, एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया वो मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर स्टडी किए थे, आपने अगर वहाँ पे देखे होंगे तो मैंने दो दो वहाँ पे लिखे होंगे, दो दो चीज़ें मैंने वहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, यानी एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स हैं, जो और दो जीन्स दो ट्रेट को दो ट्रेट्स का इंफॉर्मेशन रखता है। यानी एक जीन एक ट्रेट का इंफॉर्मेशन रखता है और दूसरा जीन और एक ट्रेट का इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, अब जो हमारे पास अलील्स है, अलील्स क्या है, ये वो जीन्स है आर दो जीन्स कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ठीक है, इसे अच्छे से लिखते हैं कि उधर उधर जो हमारे पास अलील्स है ये क्या है, आर दोज जीन्स कोड फॉर कंट्रास्टिंग जो हमारे पास अलील्स है ये वो जीन्स है जो कोड क्या करते हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को कोड करते हैं। जैसे हमारे पास प्लांट हाइट, इसके पास कितने जीन्स हैं, ठीक है दो जीन्स है ना। प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, इसमें दो जीन्स है, एक हमारे पास टी जीन है और हमारे पास स्मॉल टी जीन। ठीक है, और अब ये दो क्या है, ये दो अलील्स है। ठीक है, टी जीन भी अलील है और स्मॉल टी जीन भी अलील है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं एक ऐसे नहीं कह सकते एक जीन के दो अलील्स होते हैं, नहीं। टी जीन ये भी एक जीन है, एक जीन का एक अलील होता है। ठीक है, एक जीन का एक अलील होता है। अब एक करेक्टर के दो अलील्स हो सकते हैं, ऐसे आप क्या सकते, एक करेक्टर के दो अलील्स होते हैं, जैसे दो जीन्स होते हैं वैसे ही दो अलील्स होते हैं, और एक जीन का एक अलील होता है। इतना आया आपको समझ। अब ज़रा मुझे बताओ, यहाँ पे मैं ऐसे लेता हूँ, ये हमारे पास टी है। ठीक है, और ये भी हमारे पास टी है, एक तो टॉलनेस के लिए एक डिवॉफनेस के लिए। अब मुझे बताओ टी एंड टी, ठीक है, ये कितने जीन्स हैं, दो जीन्स हैं। अब मुझे बताओ इसमें कितने अलील्स होंगे, टी और टी दो अलील्स होंगे, लेकिन ये कितने कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर है ना। अब ये मत बताओगे टॉलनेस एक कैरेक्टर है डिवॉफनेस दूसरी कैरेक्टर, नहीं, एक ही कैटेगरी में आते हैं, हाइट में आते हैं, टॉलनेस भी आता है डिवॉफनेस भी आता है। तो अलील्स किन्हें कहते हैं हम, ये वो जीन्स है जो कोड किसे करते हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को कोड करते हैं। ठीक है, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जैसे टॉलनेस डिवॉफनेस एक दूसरे के कंट्रास्ट है। ठीक है, अलील्स हम उन जीन्स को कहते हैं जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, अरे बताओ ना, जो कोड करते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को कोड करते हैं उन्हें हम अलील्स कहते हैं। इतना आया समझ। अब अलील और जीन में फ़र्क आपको पता है। अब ज़रा मुझे बताओ टी एंड टी, ठीक है,
ये क्या है, हम क्या लिख सकते हैं, टू अलील ऑफ वन कैरेक्टर, ठीक है। और हम कह सकते हैं टू अलील ऑफ वन लोक्स। अब हमें अभी लोक्स भी समझना है, ठीक है। लोक्स किसे कहते हैं। अब हम लोक्स पे आते हैं, ठीक है। जो लोक्स होता है, एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक लोक्स, ठीक है। वन कैरेक्टर रिप्रेजेंट वन लोक्स। एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है, एक लोक्स। जैसे हम लिख सकते हैं वन लोक्स, ठीक है। टू जीन्स इन डिप्लॉयड स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। जैसे हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। ये क्या है, टू जीन्स ऑफ सेम लोक्स। ऐसी ये टू जीन्स ऑफ डिफरेंट लोक्स है, ठीक है। तो लोक्स क्या है, लोक जो होता है एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक लोक्स को, एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक लोक्स को। तो टी और टी एक लोक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टू जीन्स ऑफ सेम लोक्स। लेकिन टॉलनेस और राउंडनेस ये डिफरेंट लोक्स है, अलग अलग कैरेक्टर है, तो हम कह सकते हैं दो जीन्स है लेकिन डिफरेंट लोक्स के हैं, ठीक है। ऐसी जो सीड शेप है, ठीक है। सीड शेप क्या है, लोक्स होमोजाइगस सेम है ना, राउंड और तो लोक्स भी आए समझ। तो क्या क्या हमने पढ़ा, एक पढ़ा हमने लोक्स, जीन और अलील, ठीक है। ये वाले टॉपिक्स हम कल कवर करेंगे। अब ज़रा मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, जैसे ब्लैक आई है, ठीक है, ब्लू आई है, ब्राउन आई है या रेड आई है, ये मुझे बताओ। इन्हें आप क्या कह सकते हो, ये कितने क्या लोक्स है। कितने लोक्स है ये सर, मैंने बताया एक कैरेक्टर एक लोक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कितने लोक्स हैं, कोई मुझे बता सकता है कितने लोक्स हैं। एक ही लोक्स है ना, क्योंकि ये एक ही तरह के कैरेक्टर है, कलर आई कलर है, ठीक है। आई कलर एक लोक्स है। अब ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। अब ये अलग अलग अलील्स हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर अलील ऑफ वन लोक्स। तो क्या लिख सकते हैं, फोर अलील ऑफ वन लोक्स या वन कैरेक्टर, ठीक है। इतना आया समझ। और मुझे बताओ, जो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये क्या है, दो जीन्स हैं, यानी दो जीन्स के साथ साथ ये दो अलील्स हैं, ठीक है। एक जीन के पास एक अलील होता है और एक अलील के पास एक जीन होता है, ऑफ वन लोक्स, ठीक है। क्योंकि टी और टी क्या है, एक कैरेक्टर है, ठीक है। हाइट हाइट है ना एक कैरेक्टर, और एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है एक लोक्स। और अगर हम लिखेंगे एक तो लेंगे टॉलनेस, एक हाइट और लेंगे शेप, तो वो भी दो जीन और दो अलील होंगे लेकिन डिफरेंट लोग्स के होंगे, ठीक है। वो डिफरेंट लोग्स के होंगे। जैसे हम लेंगे टी एंड आर, इसके पास भी दो जीन्स हैं और दो अलील्स हैं, लेकिन इनमें क्या है, डिफरेंट लोग्स, ठीक है। इतना आया समझ। यानी अब आप ऐसे कह सकते हो, जीन और अलील क्या है, सेम है, लेकिन बट टू शो सम रिलेशन वो यूज़ टर्म अलील, ठीक है। जीन और अलील क्या है, सेम है, लेकिन अगर हम रिलेशन देखेंगे तो हम टर्म क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अलील। जैसे टी भी जीन है, टी भी अलील है, ठीक है। जो हमारे पास टी और टी है, ये जीन है, दो जीन है हमारे पास और दो अलील है हमारे पास। अब कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के लिए हम अलील यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको कोड करने के लिए हम अलील यूज़ करते हैं, इसीलिए यानी आप ऐसे कह सकते हो, जीन
ही अलील है, ठीक है। यानी हम क्या कह सकते हैं, जी नहीं अलील है। अब बताओ इतना क्यों समझा, जब यही कहना था जी नहीं अलील है, लेकिन पता होना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। और